हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस हिस्ट्री। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जून 2020 यूजीसी नेट हिस्ट्री के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। हमने पहले क्वेश्चन है जो 50 क्वेश्चन है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हो उसको। और जो चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 51 क्वेश्चन 51 ये है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा 1328 29 के आसपास टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है जी। तो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। उसके विषय में कथन बताने कौन सा सही है। तो बर्नी के अनुसार इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल में की गई वह तांबा थी। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। फिस्ता का कहना है कि यह कांस्य या पित्तल था, ये भी सही है दोस्तों। दूसरे सिक्कों पर सिर्फ अरबी में लिखा गया था, जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर फारसी में भी लिखा गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सांकेतिक सिक्कों पर लिखी इबारत को स्पष्ट और पठनीय बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि विशेष ध्यान दिया गया था दोस्तों इबारत को स्पष्ट और पठनीय बनाने हेतु। पठनीय मतलब पढ़ने हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ए, बी और सी। तो सेकंड ऑप्शन है ये, ए, बी और सी। क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अफगान पॉलिटी के बारे में। विद रिगार्ड टू अफगान पॉलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमको। हिंदी में लिख देते हैं एक बार। बहलोल के विपरीत, बहलोल लोधी की बात हो रही है यहाँ पे। सिकंदर लोधी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया और कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। वह अभी भी समान हैसियत वालों में प्रथम के सिद्धांत में विश्वास रखता था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वह मतलब क्या है यहाँ पे? ये है सिकंदर लोधी। ठीक है। अमीरों और आम जनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। दोस्तों, ऐसा कुछ कार्य नहीं किया था उसने, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए, बी एंड डी। तो ये आएगा ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Malik Amber brought revolutionary changes in the agrarian and revenue structure of the Nizam Shahi kingdom. In this context, which of the following provisions are correct? मतलब कि मलिक अंबर ने क्रांतिकारी चेंजेज किए थे कृषि और रेवेन्यू मतलब कर के क्षेत्र में, तो उससे संबंधित बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मलिक अंबर अबोलिश्ड फार्मिंग एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये मलिक अंबर ने कृषि मतलब लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन वाली कृषि है उसको अबोलिश किया। ही इनिशिएटेड ए सिस्टम ऑफ ग्लैंड सर्वे, नजर पहनी, ये बिल्कुल सही है जी। नजर पहनी सिस्टम उसने चलाया था दोस्तों, जिसमें क्या होता था, जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन मतलब, उसके अकॉर्डिंग कर लिया जाता था। ये था नजर पहनी सिस्टम। अंडर नजर पहनी लैंड वाज डिवाइडेड इनटू बागत और नाबूद। दोस्तों, नाबूद क्या होता है? नाबूद होता है अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब कि ऐसी कृषि जिस ऐसी धरती जहां पर कृषि नहीं की गई है। तो दोस्तों, नजर पहनी में लैंड को बागत और नाबूद में बांटा गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था।
The maximum rate of land revenue was decided between 1/4 to 2/3 of produce on different classes of soil. तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है दोस्तों, सेकंड है ये भी सही है, ये गलत है दोस्तों, ना बागात और नाबूद में बांटा गया था। और भू राजस्व की अधिकतम भूमि दर उर्वरा शक्ति के अनुसार उपज का 1/4 से 2/3 हिस्सा हुआ करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो इसका सही आंसर है ए बी एंड डी आना चाहिए, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct about प्रवंचास of मुगल पीरियड? प्रवंचास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? तो मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र था, राइट है जी। इस पर राज्य के मुहर की जरूरत नहीं होती थी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। यह सम्राट से पूर्व आदेश के संदर्भ में जारी किए जाते थे, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। साथ में कॉपी पेन भी लेकर बैठे और ऐसी ऐसी जो टर्म आती है उनको लिखते चले दोस्तों, पेपर में रिपीट हो जाती है ये। मुगल वंश के आरंभिक चरण में बेगमों और शहजादों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए प्रवंचों जारी नहीं किए गए जाते थे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है जी, जारी किए जाते थे। तो डी को एलिमिनेट करो और इसका आंसर क्या आएगा? ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू द दाग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? दोस्तों ये दाग होता था जो, उससे संबंधित है। अब्दुल हमीद लाहौरी says that it was the law of the empire that those mansabdars who had jagirs in any province of Hindustan and posted anywhere in the empire were to bring the muster horsemen equal in number to of 1/3 of their swar rank। मतलब कि अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है कि साम्राज्य का यह नियम था कि जिन मनसबदारों के पास हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में यदि जागीरें थीं, चाहे वह साम्राज्य में कहीं भी नियुक्त हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं था। जो जागीरदार है और मनसबदार है, तो ये जो रूल था ये था मनसबदार के विषय में। अगर मनसबदार उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में उसको जागीर दी गई है, तब यह नियम लागू होता था दोस्तों। उसको अपने सवार ओहदे के 1/3 के बराबर घुड़सवारों को पहचान के लिए लाना होता था, ठीक है। लेकिन इसमें लिख रखा है कि किसी भी प्रांत में यदि जागीरें थी और चाहे वह साम्राज्य में कहीं भी नियुक्त हो, कहीं भी नहीं आना चाहिए था, उसी जगह पर नियुक्त होना चाहिए दोस्तों, तब ये बिल्कुल राइट हो जाता। लेकिन इसमें लिख रहा है कहीं भी, तो ये गलत हो गया। यदि वे बल्ख और बदख्शां में नियुक्त होते थे तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना होता था, ये सही स्टेटमेंट है जी। बल्ख और बदख्शां से संबंधित यह नियम बाद पूरे काबुल प्रांत में नियुक्त सभी मनसबदारों पर लगाया गया, ये भी सही स्टेटमेंट है। और औरंगजेब काल के उत्तरार्ध में लिखे हुए खुलसत उल सियाक में इन नियमों की पुष्टि की गई है, ये स्टेटमेंट पे सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी सी और डी। इसका राइट आंसर आएगा बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमको। गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ सिक्स grew up to the excel in both martial and spiritual leadership। मतलब कि गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला और आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुणता हासिल की थी उन्होंने, ये स्टेटमेंट सही है। सैन्य कार्यवाही को उचित ठहराने के लिए उन्होंने सिख मान्यताओं की पुनर्व्याख्या की, बिल्कुल सही है ये भी। काबुल के गवर्नर शहजादा मुअज्जम ने सिखों के साथ एक समझौता किया और उन्हें पनाह दी, ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और शहजादा मुअज्जम को अंततः आदेश मिला कि जिस सिख गुरु ने उसके राज्य में शरण ली है वह उसे राज्य से बाहर कर दे, लेकिन मुअज्जम ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। ये स्टेटमेंट दोस्तों
कुछ डाउटफुल लग रही है, और जो आंसर की है उसमें इसको गलत शो किया गया है। तो जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है ए, बी एंड सी, ये वाला। आपको वैसे बता दो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, दो होते हैं कंटेंडर्स। फर्स्ट होता है शहजादा मुआजम, और दूसरा है आजम। इन दोनों के बीच में चलता है दोस्तों वार। तो जो मुआजम होते हैं वो हेल्प किससे मांगते हैं, सिख गुरु से, गुरु गोविंद सिंह से। और सिख गुरु उनको हेल्प देने के लिए राजी भी हो जाते हैं। मतलब ये है कि जो मुआजम होता है और जो सिख गुरु होते हैं, इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, बहुत कोर्डियल रिलेशंस, ठीक है जी। तो जो ये स्टेटमेंट दी गए हैं ये गलत है यहाँ पे, डी। बाकी सभी के सभी सही दे रखे हैं दोस्तों। ए बी सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के विषय में पूछ रखा है, और विच वन आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें भी। As a movement, it incorporated different political trends, ideologies, and social groups, classes, so long as they were committed to democracy and secular nationalism। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अंदर बहुत सारे वर्ग थे, आइडियोलॉजी थी, सोशल ग्रुप्स थे, ठीक है जी। ये बात क्या रखी है इसमें, तो राइट हो गया ये। The early nationalist leaders did not organize mass movement, but did carry out an ideological struggle against the oppressor। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है कि उन्होंने कोई मास मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया था, बस आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, पेटिशन प्रे कह सकते हैं जिनको, उनके साथ वो अपना मतलब प्रोपेगेंडा चला रहे थे दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है। अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स fought against every infringement of freedom of press and speech। बस यही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस और स्पीच को उन्होंने बहुत महत्व दिया था, और उनके विरुद्ध मतलब कोई कानून बना होता था तो उसको वो बाइकआउट करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। They struggled for separation of judicial and executive powers and fought against racial discrimination। ये भी सही है दोस्तों। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब रंग भेद या जातीय भेद, उसका उन्होंने विरोध किया था। तो ए बी सी डी सभी के सभी सही है दोस्तों, ये तो ऑल आर करेक्ट। हिंदी में पढ़ सकते हो आप यहाँ को। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following unpopular legislative and administrative measures are initiated by Lord Curzon? लॉर्ड कर्जन का सबसे पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 1899 से 1905, ठीक है जी। तो इसके बीच में देखो क्या क्या हुआ है। जो कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट है दोस्तों, ये आई थिंक बनाया 1899 में, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, और इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट ये भी 1904 में है दोस्तों। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट है दोस्तों, ये आया था 1882 में। किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो देखो, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों, बहुत सारे एक्ट आए हैं, एक 1851 में भी आया है, ठीक है जी। तो अलग अलग एक्ट आए हैं अमेंडमेंट के नाम से।
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए, बी एंड सी। ठीक है जी। और जो एक एक्ट था ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये एक 1800 सॉरी 1900 के आसपास भी आया है दोस्तों। कब आया है ये? 1932 में, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में। ठीक है जी। तो केवल 3 ही हैं इसके, ये आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following period leaders initiated organizational work among the peasants in various parts of India to convey their grievances to the British government? मतलब कि निम्नलिखित में से किन किसान नेताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बीच संगठनात्मक कार्य आरंभ किया ताकि वे ब्रिटिश सरकार से अपनी शिकायतें कह सकें? दोस्तों ये दो थे वो, कुंवर जी मेहता और ईशान चंद्र रॉय। ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are features of Santhal uprising? कब हुआ था? 1855 में। The area of uprising was called दमन Eko, बिल्कुल सही है। Tribals made a determined attempt to expel the outsiders, बिल्कुल सही है दोस्तों। बाहरी लोगों को दूर भगाने के लिए उन्होंने बहुत कार्य की, दृढ़ निश्चय किया उनको भगाने के लिए। Rebels proclaimed the complete annihilation of alien regime, बिल्कुल सही है दोस्तों, कि विदेशी जो शासन है उसका पूर्ण तरह से बहिष्कार। ट्राइबल्स पोजेस लेटेस्ट वेपन, ये तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि ट्राइबल्स रहते थे जंगलों में, तो वहां पर लेटेस्ट वेपन्स मतलब हथियार कहाँ से आ सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली आप गलत कर सकते हो इसको। ट्राइबल्स वर अपोज्ड बाय द ग्वाल्स एंड लोहार्स, मिल्कमैन एंड ब्लैकस्मिथ्स। दोस्तों इन दोनों को कोई लेना देना नहीं था, मिल्कमैन और ब्लैकस्मिथ, इनसे इनका कोई विरोध नहीं था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो आ गया एबीसी, कहाँ पे आए? ये आ गया एबीसी। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who among the following statement are correct? तो इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। The imperial and provincial legislative councils were entirely nominated bodies until 1892। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, कि जो इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो नॉमिनेटेड बॉडीज थी अंटिल 1892। 1892 में क्या हुआ था? नॉमिनेशन प्लस इलेक्शन चालू। ठीक है। प्रियर टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, मतलब 1892 से पहले legislative councils were granted statutory powers to discussing budget and putting questions। नहीं दोस्तों, 1892 से पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐसा कोई राइट नहीं था बजट को डिस्कस करने का और उस पर क्वेश्चन पूछने का। ये राइट किसने दिए थे उनको? ये राइट दिए थे 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने। ठीक है। तो ये इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गई है, तो पहले नहीं था, 1892 के बाद मिला है। The Ilbert Bill storm was the most extreme but no mean isolated expression of white racism। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। हिंदी में देखो क्या है ये। इल्बर्ट विधायक पर मचा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी, यद्यपि है कोई एकाकी मामला नहीं था, मतलब एक ही मामला नहीं था इस प्रकार का, बहुत सारे मामले थे जिसमें नस्लवाद को बढ़ावा दिया गया था। क्या हो गया? जैसे सैलरी होती थी, ऑफिस होते थे जो आर्मी में, वो जो बड़े ऑफिस होते थे वो हमेशा वाइट मैन को मिलते थे। ठीक है जी। और बस नेक्स्ट है, 1919 में पार्लियामेंट और सुधारों ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रदान किया। नहीं दोस्तों, द्वैध शासन कब मिला था? 1919 में, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके बाद। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म।
मर्ले मिंटूसदार ये किस लिए फेमस है दोस्तों? इसमें जो मुस्लिम हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई? डी गलत है और बी गलत है। ए सही है और सी सही है। ए और सी आना चाहिए, आंसर ये आ गया, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nehru's reluctance to reorganize states on linguistic basis had the support of which of the following? मतलब कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू की हिचकिचाहट को निम्नलिखित में से किनका समर्थन प्राप्त था? तो दोस्तों इनको प्राप्त था समर्थन किनका? वल्लभ भाई पटेल और श्री राजगोपालाचारी, इन दोनों व्यक्तियों का। बी एंड डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who from among the following statement regarding स्वदेशी मूवमेंट which, तो ये स्वदेशी मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है दोस्तों। The formal proclamation of स्वदेशी मूवमेंट was made on 7th अगस्त 1904। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था बंगाल पार्टीशन के बाद। ठीक है जी, बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके बाद शुरू होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 में, ना कि 1904 में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस मोमेंट ए क्रिएटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल सच एज गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल एंड ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म सच एज यात्राज वर एक्सट्रीमली मेड। बिल्कुल सही है दोस्तों ये स्टेटमेंट तो, कि इस मोमेंट में गणपति और शिवाजी फेस्टिवल हैं, इन दोनों को मनाया जाता था और ये इसका पार्ट थे। पता होगा आपको गणपति और शिवाजी फेस्टिवल किसने शुरू किए थे? गणपति फेस्टिवल 1893 में और शिवाजी 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लाइन टू एक्सेप्ट स्वदेशी काल एट इट्स लास्ट नाइट बनारस इन 1905। गलत है तो, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इन्होंने स्वदेशी कॉल को एक्सेप्ट किया था दोस्तों, डिक्लाइन नहीं किया था। The technique of boycott included boycott of foreign goods, government schools, courts, titles and government services। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन कौन से हो गए? ए भी गलत है और सी भी गलत है, तो बी एंड डी इज द राइट आंसर, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements regarding bias and objectivity are correct? तो दोस्तों ये कहाँ से है क्वेश्चन? ये है हिस्टोरियोग्राफी से। पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता के संबंध में कौन सा कथन सही है? इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं हैं जो परिशुद्धि, व्यापकता, संगति और खुलेपन के तार्किक कसौटी पर खरी उतरती हैं। बिल्कुल सही है जी। यदि ऐतिहासिक व्याख्या दुर्घटनावश गलती से असावधानी के कारण होती है तो इसे पूर्वाग्रह नहीं मात्र गलत कहा जा सकता है। ये भी सही है जी। पूर्वाग्रह ग्रसित इतिहास में त्रुटियां दुर्घटना नहीं वरन सोदेश्य है। पूर्वाग्रह मतलब परसेप्शंस, जो हम किसी भी चीज के बारे में बिना जाने उसके विषय में मान लेते हैं। ठीक है, होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह ग्रसित विवरण बहुधा और अन्य विषय का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत कर अनुचित होते हैं। ये भी सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्ली ओरिएंटलिज्म ऑफ द ब्रिटिश स्कॉलर्स इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो ये क्वेश्चन किसके बारे में है? ओरिएंटलिज्म के बारे में है दोस्तों। पूर्व देशीयता, ओरिएंटलिज्म। संस्कृत, ग्रीक
और लैटिन के बीच भाषाई संबंध स्थापित कर विलियम जोन्स कौन थे? 1784 में जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने भारत को क्लासिक या पश्चिम के समान प्राचीनता से विभूषित किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। आरंभिक पूर्व देशीय परंपरा का मूल सिद्धांत था कि विजित जनता को ब्रिटेन की विधिक परंपराओं से शासित किया जाएगा। ऐसा तो नहीं था दोस्तों। इसका कहने का अभिप्राय ये है कि जो पूर्व देशीय परंपरा थी, ओरिएंटलिज्म की जो परंपरा थी, उसमें ये माना जाता था कि जो ओरिएंट कंट्री हैं उनको ब्रिटेन द्वारा विजित किया जाए या फिर उन पर रूल किया जाए ब्रिटिशर्स के द्वारा। ऐसा बिल्कुल कतई गलत है। भारतीय रीति रिवाजों और कानूनों के संबंध में आरंभिक पूर्व देशीय अध्ययनों का उद्देश्य भारतीय समाज की बर्बर स्थिति का दर्शाना था। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है ये भी। और पूर्व देशीय परंपरा के आरंभ में आगे चलकर कलकत्ता मदरसा एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना हुई। ये स्टेटमेंट सही है। तो एक पहले सही है और लास्ट सही है। ए और डी आ जाएगा इसका आंसर फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आर्कियोलॉजिकल साइट दे रखी है, इसका सही मिलान करना है। जो उजियाना है दोस्तों, उजियाना, ये है राजस्थान में। ठीक है। कायथा, कायथा है दोस्तों कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और जोरवे, जोरवे कल्चर कहाँ मिलती है? देखो, अगर इनसे हो जाए काम। सी का 4, सी का 4 और बी का 3 हो गया। फर्स्ट D1 रोजदी कहाँ पर है? गुजरात में। और जोरवे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आपको साथ में मैप भी आना चाहिए इसका। ठीक है, जैसे जो इंडिया हो गया ये हमारा हो गया बांग्लादेश, और ये हमारा इंडिया। ठीक है जी। तो जो जोरवे कल्चर है ये होगी महाराष्ट्र में, तो ये हो गया यहाँ पे जोरवे। कायथा मध्य प्रदेश, इस एरिया में कायथा हो गया। रोजदी गुजरात, रोजदी का ये हो गया। और उजियाना मध्य प्रदेश, सॉरी कायथा है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारी साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वैदिक रिवर बता रखे हैं दोस्तों, और उनके करंट नेम बताने हैं। जो पुरुषणी है, पुरुषणी, ये किसका नाम है? रावी का। स्तुद्री, विपास, अश्किनी किसका है? चेनाब का। स्तुद्री सतलुज का, विपास व्यास का। तो A2B3, A2B3, C4D1, यहाँ पे भी इसका आंसर आ गया ये। राइट। एक बात और है दोस्तों, जो पुरुषनी है, पुरुषनी रावी, कौन सा युद्ध हुआ था इसके तट पे? 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध। ठीक है, ये भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों महाजनपद दे रखे हैं और उनकी राजधानी बतानी है हमको। अशमक की तो पुटान थी,
चैद्य की सुक्तिमुति, दक्षिण पांचाल की कंपिल्या और सूरसेन की मथुरा। हो गया सही आंसर। A4 बी सॉरी A3 B4, A3 B4 C1 D2, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैच करने हैं। अमीर कोही, अमीर कोही कौन से विभाग से संबंधित है? ये है दोस्तों ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग से। अमीर ए अखूर, अखूर मतलब घोड़ा, ठीक है। ऑफिसर कमांडिंग द फोर्स। ब्रीद क्या होते थे? ब्रीद होते थे दोस्तों इंटेलिजेंस ऑफिसर, गुप्तचर विभाग। और दबीर होता था सेक्रेटरी, ठीक है जी। देखो ए का 3, बी का 4, ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमको मैच करना है दोस्तों। चित्रकला तकनीक दे रखी है और उसका अर्थ बताना है। खत, ये हाशिया से संबंधित है दोस्तों। तरह, रेखांकन, रेखा चित्र, आरेख, तरह ये हो गया। रंग मेजे, रंग मेजे देखो रंग यहाँ पे है तो रंग यहीं पे है, सेम। शम्श, शम्श मतलब अलंकृत शीर्षक, टाइटल, ठीक है जी। बस हो गया। A1 B2 C3 D4, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है, सोर्सेज दे रखा है और डील्स विद बताना है दोस्तों। तो फर्स्ट जो है घुनियत उल मुनिया, ये किससे संबंधित है? ए ट्रीटीज ऑन म्यूजिक कंपाइल्ड ड्यूरिंग फिरोज तुगलक रेन, ये म्यूजिक से संबंधित है दोस्तों। फतवा ए जहांदारी डील्स विद सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन शास्त्र से संबंधित है फतवा ए जहांदारी। अबद अल हर्ब व सुजात, ये है दोस्तों आर्ट ऑफ वॉरफेयर से, युद्ध कला से। और खजैन उल फुतूह, अकाउंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डेक्कन कैंपेन, अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान के बारे में है खजैन उल फुतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों हमको दे रखा है न्यूज़पेपर और उनके एडिटर का नाम, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो इजी कौन सा है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, किसका है? श्याम जी कृष्ण वर्मा का, ठीक है। तो बी का क्या 1, देखो बी का 1 है तो ये देखो इसका क्या आंसर अपना, राइट आंसर। A3 फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ, ये तो एनी बेसेंट का है। और बॉम्बे क्रॉनिकल, बीजी हॉर्निमन, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों पेंटर्स दे रखा है और इनकी पेंटिंग स्टाइल का बताना है। जो अभिनेंद्र नाथ टैगोर है दोस्तों, इनका है ये ब्लेंडेड कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स विद मैजिक ऑफ फैंटेसी। हिंदी में पढ़ लेते हैं, आपको इजी रहेगा थोड़ा। अभिनेंद्र नाथ टैगोर, सामान्य वस्तुओं और घटनाओं की का कल्पना फंतासी के जादू के साथ सम्मिश्रण किया, ये आ गया सही। और रविंद्रनाथ टैगोर
अपनी चित्रकला में भोलेपन और परिष्करण को मोह रूप तरीके से बुना। ठीक है जी। नंदलाल बोस, इनका आ जाएगा ये। विश्व परंपराओं के विधि पक्षों से सीखकर अपनी चित्रकारी में उनका मिश्रण किया। और जेमिनी राय, एक व्यक्तिगत शैली विकसित की जो ग्राम्य परंपरा के निकट थी। राइट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा डी। आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोरियंस दे रखा है दोस्तों, और उनके वर्क के साथ उनका सही मिलान करना है। जॉन विलियम की, जॉन विलियम की बुक का नाम है दोस्तों ये सिपोई वार हिस्ट्री, ए हिस्ट्री ऑफ सिपोई वार। एडवर्ड जे थॉमसन की ही बुक है द अदर साइड ऑफ मेडल। एसन सेन, बहुत फेमस बुक है दोस्तों इनकी, 1857। और जॉर्ज मैकमून, इनकी है दोस्तों द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव। सो इट्स आंसर विल बी A for B3। A for B3, where is A for B3? ये रहा दोस्तों, आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये प्राइजिंग दे रखे हैं विद्रोह और उनके लीडर के साथ इनका सही मिलान करना है दोस्तों। कुरान सरप्राइजिंग है, ये इजी है दोस्तों। कहाँ इसका आएगा ये, जतरा भगत। जतरा भगत आ गया दोस्तों। और जो बी है, कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग तो दोस्तों किससे संबंधित है? बुद्धा भगत से। किससे? बुद्धा भगत से। ठीक है, तो D1 आ गया और B आ गया 2। डी, D1, D1 और B2, यहाँ पे भी यही है। ठीक है जी। रामोसी अपराइजिंग है जो उनसे, रामोसी अपराइजिंग, ये दोस्तों चित्तूर सिंह से संबंधित है। A3, A3 ये आ गया फिर इसका आंसर। A3 B2 C4 D1। ठीक है जी। और जो कच्चा नागाज अपराइजिंग है ये हो गया शंभुदान से संबंधित दोस्तों, शंभुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोला किंग्स दे रखे हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले आएगा क्या? राजा राज चोला। इसके बाद आया था राजेंद्र चोला। इसके बाद क्या आएगा? वीर राजेंद्र। और उसके बाद लास्ट में कुलोतुंगा वन। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। राजेंद्र चोला था दोस्तों, इसने कौन से फॉरेन कंट्री पर कब्जा कर लिया था? श्रीलंका में। राजा राज फर्स्ट ने केवल नॉर्दर्न पार्ट जीता था श्रीलंका का, लेकिन राजेंद्र फर्स्ट ने सारा कंप्लीट एनेक्सेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों स्तूप दे रखे हैं। ठीक है जी। इन द context of history of art, arrange the following in chronological order starting from the earliest। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आएगा बरहुत। ठीक है जी। फिर आएगा कौन सा? जगिया पेटा स्तूप। फिर आएगा भूमरा। और फिर आएगा तंजावुर।
ठीक है, तो बी, सी, ए और डी। या राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कॉमन सेंस से कर सकते हैं आप इसको। जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, ये 80 एडी से 120 एडी के मध्य की है दोस्तों किताब। सीयू की, सीयू की किसके द्वारा लिखी गई है? ह्यूमेन सांग्स के द्वारा। कब आया था दोस्तों ये? हर्षवर्धन के टाइम में। कौन सी शताब्दी में आया था? 17th सेंचुरी, मतलब 7th सेंचुरी में। ठीक है जी। जो मनी मिकली है, मनी मिकली किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है स्तनार के द्वारा। और सुतानी पता, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और ये दोस्तों बीसी में है, इसका जो टाइम पीरियड है, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी बीसी। तो सबसे पहले आएगा डी, उसके बाद आएगा ए, ए क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी एडी में है, फिर आएगा सी मनी मेकली, और फिर आएगा बी सी यू की, जो है 7th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मालवा सुल्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मालवा सुल्तान दे रखे हैं दोस्तों, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों क्या? मोहम्मद शाह गोरी। ठीक है जी। फिर आएगा दोस्तों महमूद खलजी फर्स्ट, इसके बाद आएगा घियास शाह, और फिर आएगा नासिर शाह। तो सी, डी, ए और बी आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो आप देखो इसमें सिंपल सा है, ये बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? ये औरंगजेब के द्वारा। किसके लिए? दिलरस बानो बेगम के लिए। ठीक है दोस्तों। टॉम्ब ऑफ इत्माद उद दौला आगरा, ये नूरजहां के जो पिताजी थे, ठीक है जी, उनकी याद में बनाया गया था। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। बेगम शाही मोश्क लाहौर, ये दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई थी? ये भी जहांगीर के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। और कब बनी थी ये दोस्तों बेगम शाही मोस्क? 1611 से 14 के बीच में। ठीक है। और जो चश्मा ए नूर है दोस्तों अजमेर में, ये क्या है? एक प्रकार से झरना है। किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी जहांगीर के द्वारा। कब है इसका टाइम पीरियड? 1615, 1615। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बेगम शाही मोश्क, डी, डी के बाद आएगा ए चश्मा नूर, रहेगा सी टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला आगरा, और फिर लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? लास्ट में आएगा बीबी का मकबरा, डी ए सी बी।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अरेंज द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों जो एबे कैरी हैं, ये कब आया था? ये आया था दोस्तों 1672 के आसपास इंडिया में। 72 से 74 तक रहा था ये। फ्रे सेबस्टियन मैनरिक, ये दोस्तों 1628, ठीक है जी, के आसपास आया था। और जेमेली कैररी, ये आया था दोस्तों 1695 में। और जो पिट्रा डेले वेला है दोस्तों, ये कब आया था? ये 6020s, ठीक है। तो सबसे पहले आया था ये डी। डी के बाद आएगा दोस्तों किसका नंबर? बी का। और फिर ए और फिर सी, डी बी ए सी। तो फ्रेंड्स इसका ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सैयद सुल्तान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फ्रेंड्स सैयद सुल्तान दे रखे हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाउंडर कौन थे सैयद डायनेस्टी के। उसका नाम था खिज्र खान। तो सबसे पहले तो सी आएगा। सी, देखो सी कहाँ पर है? सी है दो जगह पे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आपको एक और निकालना है। जो खिज्र खान है, इसके बाद कौन आया था? मुइजुद्दीन मुबारक शाह टू। तो सी के बाद आएगा बी, फिर आएगा डी, और फिर आएगा ए। तो ये आ गया राइट आंसर। खिज्र खान, मुइजुद्दीन मुबारक शाह टू, और फिर आएगा दोस्तों अलाउद्दीन, सॉरी मोहम्मद शाह फोर, फिर आएगा लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी दोस्तों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमको ये। द ओफियल सीक्रेट्स एक्ट, ये तो सिंपल है, 1904 में आया था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। एन एक्ट फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोई और दूसरा एक्ट नहीं है दोस्तों, ये बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के। कब? 1878 में। इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स, ये कब हुआ था दोस्तों? 1931 में। और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट दोस्तों, ये 1835 का है। सबसे पहले तो आएगा डी, डी के बाद आएगा बी, और फिर आएगा ए, और ए आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो ये भी दोस्तों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं हमको, ठीक है। जो मद्रास महाजन सभा है, ये बनी है दोस्तों कब? 1884 में, ठीक है जी। प्रातः राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये कब बना था दोस्तों? ये तब बना था जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। कब? 1878 में। प्रातः इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन, इलाहाबाद पीपल एसोसिएशन, ये कब बना है? ये बना है 1885 के आसपास, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर, इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है 1876 में। और पूना सार्वजनिक सभा, ये कब बना है दोस्तों? ये बना है 1870 के आसपास। ठीक है जी। तो देखो क्या क्रोनोलॉजी बनती है इन सभी की। सबसे पहले क्या आएगा? पुनः सार्वजनिक सभा, ई। इसके बाद आना चाहिए डी, ई डी, बी ए सी, ए डी बी, ए डी सी बी ए। ओके, तो ए आ सकता है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग तो। ठीक है। हम्म, बाकी ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, लेकिन जो यहाँ पर ए डी दे रखा है तो ये सही कह सकते हैं आप इसको। ठीक है जी। तो आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इन्होंने दोबारा फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रखा है दोस्तों। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता में, किसने बनाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब? 1800 के आसपास। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है 1784 में। 1784। विलियम जॉन। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1824 में। और कलकत्ता मदरसा दोस्तों, ये कब बना था? 1780 में। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हुआ है? कलकत्ता मदरसा की स्थापना। कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई डी। डी के बाद आ गया बी, 1784। तो ये आ गया इसका डी बी सी ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर said to have commercial links with the people of Tigris and Euphrates basins। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। और ये स्टेटमेंट सिद्धि कहाँ से उठा रखी है? आर एस शर्मा की बुक से। एंशंट हिस्ट्री की बुक है आर एस शर्मा की, जो वहां से ली गई है। There is no archaeological evidence to substantiate the hypothesis of trade links with Mesopotamia। ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि एविडेंसेस तो मिलते हैं वहाँ पे। A is wrong, sorry, A is correct, B is wrong। ये आना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Gupta period saw the ascendancy of Hinduism, especially Bhagavatism and Vaishnavism। मतलब कि जो गुप्त काल था उसमें हिंदू धर्म, विशेषता भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। सही है। फाहियान के कथानुसार इस काल में दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। फाहियान किसके काल में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के। यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस काल के दौरान ये नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। दोस्तों दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, बट जो आर है वो आर को, मतलब ए को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर आना चाहिए ए और दो दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं है। तो आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोबारा क्वेश्चन और रीजन का है, हिंदी में पढ़ते हैं इनको, इजी रहेगा थोड़ा आपको। पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे, विजित क्षेत्रों में अपने लोगों को नियुक्त करते थे और उस क्षेत्र पर लगातार विस्तार करते रहते थे जहां से वो चौथा सरदेशमुखी वसूल करते थे। बिल्कुल सही है जी ये तो। पेशवाओं ने दो शासकों छत्रपति और मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और दोनों से ही वास्तविक स्वायत्तता हासिल की। ये भी सही है दोस्तों। तो इसके कारण ही ये हो पाता था, तो दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच और लेखन की अपनी विशिष्ट शैली की रचना और विकास किया। बिल्कुल सही है जी। और ब्रिटिश राज के अधीन होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को शासकों के प्रति और प्रचंड देशभक्ति के सह अस्तित्व में कोई विरोधाभास दिखाई नहीं देता। दोस्तों देखो, इसमें क्या रखा है कि शासकों के प्रति प्रचंड और प्रचंड देशभक्ति के सह अस्तित्व में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। दोस्तों ये थोड़ा डाउटफुल सा स्टेटमेंट है, मेरे अकॉर्डिंग गलत हो जाना चाहिए, बाकी आप देख लियो। तो आंसर इसका आएगा ए इज करेक्ट, लेकिन आर गलत है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के समग्र ताने बाने के साथ अभिन्न रूप से गूंथा हुआ था। ये भी सही है। औपनिवेशिकता विज्ञान बहुत स्पष्टता के साथ नहीं आया, सार्वभौमिकता और विज्ञान की उपादेयता ने इन दावों ने इसकी पहचान को धुंधला कर दिया था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है, बट ये व्याख्या सही नहीं है। ये आ जाए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो इतना बड़ा पैसेज दे रखा है इन्होंने, और बहुत रेयर चांस होता है कि पैसेज पढ़ने के बाद आप इसके नीचे लिखे हुए क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएं। तो ज़्यादा समय इस पर अपना खर्च ना करें दोस्तों, ठीक है जी। वैसे मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। हाउ मैनी एज्ड काउज एंड हाउ मैनी कैलिफ्स इन वन हर्ट्समैन असाइंड इन द अबोव पैसेज। ये आएगा था 20 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज देयर ए पेमेंट इन बोथ काइंड एंड कैश। किसके लिए काइंड और कैश था दोनों। ये है द सेकंड कैटेगरी ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सुपरिटेंडेंट। ये आएगा इसका आंसर। मैंने पैसेज पढ़ा हुआ है वैसे, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। Why were those who looked after milch cows not paid in milk and ghee? इसका आंसर आएगा ये, so that they do not deprive the calves of their share in milk. And next, how many categories was the work of superintendent of cattle divided into? तो जो superintendent का है वो है 7 categories में डिवाइड। नेक्स्ट है दोस्तों, what are the work and entitlement of the hunter in the above passage? ये आप देख लियो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में देखना चाहते हो इसके बस स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ना इसको फिर आप, ठीक है जी। इसको पढ़ो, मंथन करो इस पे, और फिर इसके जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और शॉर्ट भी है। द Timurites governors and revenue contractors on their part reason in this manner, why should the elected state of this land create uneasiness in their mind? तो इसको पढ़ो एक बार आराम से। The above observation is made by which of the following European traveler? तो फ्रेंड्स ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बनाई गई फ्रैंकोइस बर्नियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय तिमोराइट्स द ट्रैवलर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल ऑफिशियल। जो तिमोराइट्स हैं दोस्तों, किसको कहा गया है, जागीरदार को। जो जागीरदारी क्राइसिस था दोस्तों, जागीर्स लेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ peasantry that in turn created crisis in मुगल एम्पायर। तो ये किन के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, ये दिया गया है सतीश चंद्रा के द्वारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल जागिर सिस्टम? मुगल जागिर सिस्टम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? मुगल जागिर्स वर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड, बिल्कुल राइट है। अंडर औरंगजेब जागिर्स वर मेड परमानेंट एंड हेरिडिटरी, दोस्तों ऐसा तो औरंगजेब ने नहीं कहा कहीं पर भी कि जागिर है वो परमानेंट और हेरिडिटरी है, तो रॉन्ग हो गया ये, तो यही आ गया इसका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, which of the following chronicles of Shahjahan reign mention that practice of ijra become very common during Shahjahan reign? ijra, ijara system, इजारदारी, it was one of the cause of ruin of the peasantry। पहले आपको इजारा सिस्टम पता होना चाहिए दोस्तों। इजारा सिस्टम क्या था? एक लैंड होती थी, कल्टीवेबल लैंड होती थी, जो इसकी बिड लगती थी दोस्तों, ऑक्शन होता था, और बड़े लैंडलॉर्ड है वो इसको खरीद लेते थे। ठीक है जी, खरीद लिया मतलब इस पर रिवेन्यू कलेक्शन का राइट खरीद लिया, लैंड को नहीं खरीदा। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो बड़ी अमाउंट पे करते थे ऑक्शन के लिए, इसकी जमींदारी खरीदने की, इस लैंड की, ताकि जो यहाँ पर पेजेंट्स हैं उनसे वो कर इकट्ठा कर सकें और राजा को दे सकें। तो दोस्तों ये एक स्पेसिफिक अमाउंट होती थी, वो इनको पे करनी होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है जी, तो वो ये पेमेंट तो करते ही थे, साथ में एक्स्ट्रा पेमेंट भी लेते थे इनसे, इनसे पेजेंट से, जिसके कारण जो पेजेंट्स की दशा थी वो बिगड़ती चली गई। ठीक है दोस्तों, तो किसने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है? वो है मोहम्मद सदीक खान। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर कंप्लीट वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी क्वेरी हो आप डीएम कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, कीप वॉचिंग and subscribe and share if you really like this video. Okay, bye.